जय दोस्तों, कॉन्सेप्ट एंड समरी में आपका स्वागत है। आइए आज एक चैप्टर हिस्ट्री का, राजा, किसान और नगर। राजा, किसान एवं नगर, जो क्लास 12 एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर है, उसको पढ़ने का प्रयास करेंगे। ये जो चैप्टर है 600 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईस्वी तक। हालांकि हिसाब से तो ये बहुत लंबा चैप्टर है, परंतु चूंकि छोटे क्लास में है, ग्रेजुएशन मास्टर्स में इसको बहुत एक लंबे समय तक पढ़ाया जाता है। क्योंकि 1200 साल, 600 और 600 1200 साल की कहानी है। ये एक चैप्टर में समेटना मुश्किल है, फिर भी थोड़ा सा आप लोगों को दिया है इसके बारे में पढ़ने के लिए, इसको पढ़ना भी जरूरी है। चलिए आइए पढ़ते हैं और इसको थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। चलिए, इतिहास पढ़ने का नियम है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। क्रोनोलॉजिकल यानी छोटे से बड़े, एक के बाद एक, बाद के बाद, ठीक है। बट यहाँ पर जो है कुछ ऐसा चीज दे दिया है, जैसे कि आप लोगों का पहला चैप्टर था हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता की आयु जो है 2350 से लेकर के 1750, है ना, 1750 ईसा पूर्व, ठीक है। चूंकि मैंने बताया कि इतिहास को किसकी दृष्टि से, क्रोनोलॉजिकल हिसाब की दृष्टि से पढ़ना चाहिए, परंतु यहाँ पर क्रोनोलॉजिकल के हिसाब से कहीं मिसिंग है। तो ये जो बीच का समय है, इसमें हम लोग का आता है वैदिक सभ्यता, वैदिक सिविलाइजेशन जिसको कहते हैं, ठीक है। और वैदिक सभ्यता को आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं मिसिंग कर दिया है, ठीक है। पता नहीं इसके पीछे एनसीईआरटी का क्या वजह है, हम नहीं बता सकते हैं। और वैदिक सभ्यता का समय था 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व, ठीक है। ये 1750 से लेकर के ये 1500, ये जो 250 साल का गैप तो इतिहास में कहीं नहीं प्रमाण मिला है हम लोग को, भारतीय इतिहास, ठीक है। परंतु ये 1500 से लेकर के 600 साल का इतिहास को भी हम लोग का एनसीईआरटी इसको गायब कर दिया है, आप लोगों के लिए स्पेशली जो क्लास 12 के विद्यार्थी हैं। और इसी के उद्देश्य से इस वीडियो को मैं बना रहा हूं क्लास 12 के विद्यार्थियों के लिए स्पेशल, ठीक है। इसको मिसिंग करने के पीछे हम लोग का रहस्य जानने की जरूरत नहीं है। हम लोग को जानना है 600 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईस्वी तक का इतिहास, ठीक है। तो उससे पहले जो हम लोग वैदिक सभ्यता के बारे में अभी बात कर रहे थे, ठीक है, इसको थोड़ा सा जानना होगा। वो इसलिए क्योंकि इतिहास में कुछ चीजें अगर नहीं जानेंगे तो उससे आगे की चीजों को समझने में थोड़ा सा दिक्कत होती है, ठीक है। तो इसलिए जानना जरूरी भी है। तो देखिए, सबसे पहले आप लोगों को जैसे कि पता है, इससे पहले चैप्टर में हम लोग पढ़े हैं क्या कि इंसान बंदर का एक ग्रुप था। सबसे पहले जंगल में रहते थे, उसके बाद मानव का उत्पत्ति होने के साथ साथ रामापिथेक्स, ऑस्ट्रेलोपिथेक्स से लेकर के लास्ट में जाकर के होमो सेपियंस हुआ। होमो सेपियंस होने का अर्थ हुआ वो अपना क्या, ज्ञानी मानव हो गया। ज्ञानी मानव होने के कारण उसके सीधा हो करके चलना स्टार्ट कर दिया। सीधा होने के साथ साथ उसका हाथ दोनों फ्री हो गया। हाथ दोनों फ्री होते ही उन लोग क्या करना, कुछ काम करना स्टार्ट कर दिया। काम करते करते उन लोग ने जंगलों की कटाई करना स्टार्ट कर दिया और गांव में बसना स्टार्ट कर दिया। गांव में बसते ही धीरे धीरे जो होता है कि एक ग्रामीण सभ्यता का उत्पत्ति हो जाता है। ग्रामीण सभ्यता कौन सी सभ्यता थी? वो वैदिक सभ्यता थी। वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांटा गया था, ठीक है। 1500 से लेकर के 1000, इसको ऋग वैदिक काल कहते हैं, और 1000 से लेकर के 600 ईसा पूर्व, है ना। 1000 से लेकर के 600 ईसा पूर्व को उत्तर वैदिक काल कहते हैं, ठीक है। पहले वाला को 1500 से 1000 को ऋग वैदिक काल कहते हैं, और 1000 से लेकर के 600 को उत्तर वैदिक काल कहते हैं, ठीक है। इस काल के बारे में ज्यादा हम लोगों को पढ़ने का आवश्यकता नहीं है। इस चैप्टर के चलते इतना जान के चले कि इस सभ्यता में ग्रामीण सभ्यता का विकास हो गया था, ठीक है।
ग्रामीण वैदिक सभ्यता, एक ग्रामीण सभ्यता थी। और इससे पहले वाला चैप्टर जो था हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता, वो एक शहरी या नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, इस गांव जो हुआ, गांव बसने के बाद क्या हुआ, गांव के बाद बीस जनपद, महाजनपद, उसके बाद राजा महाराजा यहाँ से आना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर आते आते लोग ने किसान खेती करना स्टार्ट कर दिया था। कब? 600 ईसा पूर्व। अच्छा, उससे पहले और थोड़ा सा उसको भी क्लियर कर ही लेते हैं। वैदिक सभ्यता, देखिए वैदिक सभ्यता एक ऐसा सभ्यता था जो ग्रामीण सभ्यता था। ग्रामीण सभ्यता होने के कारण बहुत ज्यादा कर्म कांड और क्या रीति रिवाज ये सब बहुत ज्यादा हो गया था। उसके चलते एक प्रकार का यहाँ पर बहुत सारे चीजों का क्या हो गया था, चेंजिंग होना स्टार्ट हो गया था। ठीक है, चेंजिंग होना स्टार्ट हो गया था, जिसके वजह से क्या हुआ, यहां पर लोगों का थोड़ा सा दिमाग की बत्ती खुला और अलग अलग चीजों में प्रयोग करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, यहीं से शुरुआत होती है हम लोगों का क्या, एक नए धर्म का भी आविष्कार होना स्टार्ट हो जाता है, जैसे कि गौतम बुद्ध, महावीर, जैन धर्म। ठीक है ना, तो ये सारे चीजें आना स्टार्ट हो जाता है। और 600 ईसा पर से हम 0 ईयर में जाएंगे तो ईसाई लोग भी, ईसा मसीह का आना भी आ गए थे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसी 12 साल के अंतर्गत, है ना, बहुत सारे चीजों का चेंजिंग होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को जानना होगा कि यहाँ पर किसान खेती करना लोग प्रारंभ कर दिया था। और जो छोटे छोटे कस्बे थे, छोटे छोटे कस्बों का एक एक मालिक हो गया। ठीक है, उससे 20, फिर जनपद, फिर महाजनपद। ठीक है, यहाँ से महाजनपद एक बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, जनपद कौन से समय में आता है, जैसे कि गौतम बुद्ध के पिता, गौतम बुद्ध के पिता शुद्धोधन शाक्य कुल के जो एक जनपद हुआ करता था उसका मालिक था। ठीक है, उसका राजा था। ठीक है, ठीक है, उसी प्रकार उसके भी जब ऊपर हुआ तो आपस में लड़ते लड़ते 16 महाजनपद हुआ, जिसको क्या क्या नाम से जानता है, काशी, कौशल, अंग, मगध, असमक, मत्स्य, बल्लभ, चेदी, ये सब करके 16 महाजनपद हुआ करता था। कौन सी एरिया में, आज के डेट में अगर माने, थोड़ा सा मैप में समझाना का प्रयास कर रहा हूं। ठीक है, ये वाला जम्मू कश्मीर वाला एरिया हो गया, ये गुजरात, ऐसा कुछ मान के चलिए ना। ये वाला एरिया में क्या था, 16 महाजनपद। ठीक है, ये इस एरिया को क्यों चूज किया था, यहाँ पर गंगा यमुना जो दोआब क्षेत्र था ना, इसको मद्देनजर रखते हुए। ठीक है, तो ये जगह में क्या था, सबसे पहले 16 महाजनपद का उदय हुआ। और 16 महाजनपदों में से आपस में लड़ते लड़ते एक ऐसा समय आया जो 4 ही बचा। और 4 में से मगध सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग, मतलब शक्तिशाली राज्य के रूप में बन गया। जब मगध एक शक्तिशाली राज्य बन गया, उसके पीछे वजह आप नहीं जानना चाहेंगे? बस वजह था गंगा यमुना का बीच वाला दोआब क्षेत्र। दोआब क्षेत्र होने के कारण 2 बार यहाँ पर भूमि में फसल होता था, और 2 बार फसल होता था, तो वहां के जितने सारे वो प्रजा लोग थे, वो प्रजा लोग उसको ज्यादा टैक्स भी देते थे। 2 बार आपका फसल होगा तो 2 बार टैक्स देने में दिक्कत क्या है, डबल टैक्स देने में कुछ दिक्कत नहीं था। अगर डबल टैक्स देते थे, उसका सैन्य क्षमता ज्यादा हो जाता था, वो ज्यादा शक्तिशाली होते थे, तो बाकी सबको मसल देते थे। तो इस तरह से मगध सबसे बड़ा और स्ट्रॉन्ग क्या हुआ, स्टेट बन गया। स्टेट मतलब राज्य। ठीक है, मगध जब एक बड़ा स्टेट बन गया तो सबसे पहले किसी को वो आमने सामने वो जितना सारा कैप्चर था, तो राज्य था उसका
कहीं ना कहीं आपस में बात करके, लड़ाई करके, या तो फिर एक शादी करके, ठीक है, वो सामने वाले राज्य, जितने सारे राज्य था उसका एरिया को कब्जा कर लिया, ठीक है। इस तरह से अपना क्षेत्र पूरा विस्तार कर लिया। कौन? मगध, ठीक है। मगध के स्ट्रांग होने के बाद, मगध के स्ट्रांग होने के बाद एक ऐसा समय आया जब मगध का अंतिम सम्राट, जिसका नाम धनानंद या घनानंद, हाँ, धनानंद, हाँ, या घनानंद कहते हैं, है ना, धनानंद या घनानंद, जो वो अंतिम सम्राट था, वो एकदम अपना मतलब उफान पर था। उस समय में उसके दरबार में बहुत सारे कवि, लेखक एवं तरह तरह के लोग रहा करते थे। उसमें से कौन था? कौटिल्य, चाणक्य या विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता है, एक ज्ञानी आदमी था, ठीक है, जिसे अर्थशास्त्र के रचयिता के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। तो उनका वो एक दिन उसके दरबार में आया और आकर के बताया कि इधर से कौन आ रहा है? अलेक्जेंडर आ रहा है, आप थोड़ा सा सावधान हो जाइए, ठीक है, ठीक है। अलेक्जेंडर यानी जिसको सिकंदर के नाम से हम लोग भारत में जानते हैं, जिसका पिता का नाम फिलिप। जस्ट वन मोमेंट, स्पीड।